हेलो दोस्तों, आपका पोल साइंस का पेपर तो बहुत बढ़िया गया होगा क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अगर आपने मेरी वीडियोस देखी थी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले होंगे। और अब आपका 1 अप्रैल को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और उसी से जुड़ी हुई सीरीज़ में लेकर के आया हूँ। और इस सीरीज़ में हम बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। पहले तो MCQ क्वेश्चन का बताऊंगा मैं आपको, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन और वही जो भी वगैरह मैप वगैरह हैं वो भी हम देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इन 6 चैप्टर्स का ब्रिक्स, किंग्स, किनशिप, थिंकर्स थ्रू द आइज ऑफ द ट्रेवलर्स एंड भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इनके क्वेश्चंस कराऊंगा। MCQ क्वेश्चन, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप पूरा देखें और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं बाकी के जो 6 चैप्टर हैं उसको कवर करूंगा, ठीक है। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो अगर आप किस भी उसके लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं तो आपको वीडियो आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज नॉट बीन फाउंड इन हड़प्पन ग्रेव्स। तो इसमें से पूछा गया कि हड़प्पा की कब्रों में से कौन सी वस्तु नहीं पाई गई थी। तो जो यहाँ पर 4 चीजें आपको दिख रही है, इसमें से एक जो है ऑप्शन नंबर बी वाला आयरन हैंड एक्स, ये वहां पर नहीं मिला था, बाकी तीनों चीजें मिली थी, यानी कि पॉटरी, ज्वेलरी और कॉपर के जो मिरर्स वगैरह थे वो मिले थे, जैसे कि आपने शवाधानों में देखा होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो यहाँ पर केवल हड़प्पा पूछा गया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हड़प्पा पूछता है तो इसका आंसर रावी बताना है, और जब ये हड़प्पा सभ्यता पूछेगा बेसिकली, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछेगा तो आपको वहां पर इंडस रिवर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि जब भी वो केवल और केवल हड़प्पा शहर के बारे में पूछ रहा है तो आपको रावी नदी बतानी है, ठीक है। लेकिन अगर वो हड़प्पा सभ्यता पूछ रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछ रहा है, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, तो आपको वहां पर सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर बताना है, ठीक है। तो हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में पाया जाता है। तो ग्रेट बाथ जो बहुत बड़े वहां पर स्नानागार थे जिसमें लोग नहाते थे बेसिकली, फिर पाठ पूजा के लिए वो इस्तेमाल होता था, वो मोहनजोदारो वाला जो आपका शहर था वहां पर देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है विच टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड टू सिटाडेल, हैड नो सिटाडेल। तो सिटाडेल क्या होते हैं, जो भी बहुत बड़े बड़े नगर थे उनको कहा जाता है। तो ये 3 नाम आपको दिख रहे हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल, यहाँ पर जो सिटाडेल थे वो पाए गए थे, लेकिन जो चनहुद्रो है वहां पर सिटाडेल नहीं थे, जो कि एकदम ऊंचाई पे जो शहर बनते हैं उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे मेन जो फीचर था वो आपका टाउन प्लानिंग था। उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से घर बना रखा था, और अगर आप बाकी शहरों को भी देखेंगे तो वो ऐसे ही शहर आज के टाइम पर भी बनते हैं, जैसे कि 90 डिग्री पर रोड कट होते हैं और घर की एक दीवार जो है वो सड़क से जुड़ी होती है। तो ऐसा ही जो प्लानिंग थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिली थी और उसी को हमने अभी अपना रखा है। तो ये जो है उसकी मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन है वेयर वर लार्ज ग्रेनरीज। ग्रेनरीज का मतलब होता है जहां पर अनाजों को इकट्ठा करके रखा जाता था, तो वो कहां पर पाए गए थे। तो हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो, जो 2 बड़े बड़े शहर थे, वहां पर ये पाए गए थे, ठीक है। आपने देखा भी होगा जिसको हम माल गोदाम कहते हैं बेसिकली, जहां पर जितने भी अनाज वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करके रखा जाता है उनको बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेट्स यूज ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। तो यहाँ पर जो आपको 4 ये दिख रहे हैं, सेवरल काइंड ऑफ स्मॉल एंड हैवी वेट वर डेवलप, ये बिल्कुल सही है। दे वर क्यूबिकल इन शेप एंड हैड नो मार्किंग, तो बिल्कुल सही है ये भी कि वो क्यूबिकल शेप में थे और उनके ऊपर कोई मार्क वगैरह नहीं था कि वो कितने के हैं। और तीसरा मोस्टली मेड ऑफ हार्ड स्टोन लाइक चार्ट, ठीक है। तो जो भी वो चार्ट टाइप का एक जो पत्थर होता है उससे बने हुए थे। लेकिन जो आखिरी पॉइंट लिखा है हायर डिनोमिनेशंस वर बाइनरी इन मल्टीपल ऑफ 2, तो ये जो है इसमें गलत है, वो लोअर के थे। मतलब डिनोमिनेशन का बेसिकली यहाँ पर ये है कि वो दशमलव के हिसाब से बनाए गए थे, जबकि ऐसा नहीं था। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो के हिसाब से वो बनाए गए थे, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन वन ऑफ द फीचर ऑफ द हड़प्पन राइटिंग। तो हड़प्पन राइटिंग के बारे में जो सबसे इसमें गलत है, जो विशेषता नहीं है, वो हमें बतानी है। तो इसमें जो तीनों है वो सही है। जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं आप, डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, वो गलत है क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने इसका जो मतलब जो अर्थ है वो नहीं निकाल पाया, और आज तक हड़प्पन लिपि का अर्थ नहीं निकाला गया। वो बहुत ही रहस्यमय लिपि है, ठीक है। इसमें 375 से 400 के आसपास साइन है, इसीलिए इसको नहीं निकाला गया, बहुत ही अलग तरीके से लिखी गई है। और जेम्स प्रिंसेप ने जो निकाला था अर्थ वो खरोष्टी और ब्राह्मी जो लिपि है उसका निकाला था, ना कि हड़प्पन लिपि का। इसीलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर वो गलत हो जाएगा। किसके बारे में? हड़प्पन लेखन के बारे में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नॉन टू दी हड़प्पन, यानी कि कौन सा जो धातु है, कौन सा मेटल है जो हड़प्पा वासियों को पता नहीं था या फिर वहां पर नहीं पाया जाता। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी आयरन। बाकी जो 3 है ब्रॉन्ज, सिल्वर और कॉपर, ये तीनों के तीनों वहां पर मिलते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे
वो वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ASI। दोस्त जो पहला ASI था हमारा, यानी कि ASI डायरेक्टर जनरल था, तो वो कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारत के पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, यानी कि डायरेक्टर जनरल थे, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है। अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम, तो जो हड़प्पाई लिपि थी वो किस दिशा में लिखी जाती थी? तो वो जो थी आपकी वो राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती है, और अभी जो हम लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट में लिखी, जैसे कि अगर आप ये देख रहे हैं तो ये लेफ्ट टू राइट लिखी गई है, लेकिन जो हड़प्पन लिपि थी जिसे उर्दू लिखी जाती है, आपने देखा होगा, वो इस तरीके से ऐसे नहीं, उर्दू भी पता नहीं कैसे लिखी जाती है, सॉरी, बट बस ये समझिए कि वो इस तरफ से इधर की लिखी जाएगी, ठीक है। ये जैसे लिखा है इसी का ठीक उल्टा, यानी कि थी जाती इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नेम एनी 2 हड़प्पन सेटलमेंट विच वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 हड़प्पा स्थल बताइए जो शंख से वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो जो शंख आप देखते हैं उस शंख से जो भी चीजें बनती थी वो नागेश्वर और बालाकोट में बनती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर बिग रॉक्स केप्ट ऑन द ब्यूरियल इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया कॉल्ड, तो जो भी वहां पर कब्र वगैरह थी, वहां पर बड़े बड़े पत्थर जो रखे जाते थे उनको क्या कहा जाता? तो जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं मेगालीथ, उनको मेगालीथ कहा जाता था। अगला है धम महामत, तो अगर आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा तो अशोक ने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया था, वो भी जो भी उसके धम जो कहते हैं उसको, धम बेसिकली अच्छी अच्छी बातों का संग्रह था। तो इन बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों को चुना गया उन्हीं को धम महामत कहा गया था, कि ऑफिसर टू स्प्रेड धम्मा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, वाई इज द 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा ऑफन कंसिडर्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, यानी कि 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा है, ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बस ये है कि यहाँ पर बहुत सारे जो राज्य थे वो बने थे, बहुत सारे जो शहर थे वो बनाए गए थे, नगर अलग अलग टाइप के बने थे। इस समय से जो आपका कहते हैं उसको लोहा या फिर आयरन कहते हैं, इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, और इसीलिए इस यहाँ से क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हुई, जैसे कि नगर बने, राजा महाराजा आए, और भारत जो आपका था उसके अंदर, जैसे कि आपने जो महाभारत में नाम सुने थे पहले, महाभारत अगर आपने देखा होगा तो उसमें जितने भी राज्यों के आपने नाम सुने थे, इसके बाद से वो इमरजेंस में आने लगे, और इसीलिए भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से निर्णायक मोड़ माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त, तो जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई थी वो हरिश्रेणी के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द अशोक धम्मा, तो अशोक धम्मा से जुड़ा हुआ जो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं वो नहीं है, यानी कि अशोक के धम्म में ये बात साफ साफ लिखी गई थी कि भाई अपने धर्म को सुपीरियर नहीं मानना है, हमें हर एक धर्म का सम्मान करना है, और ब्राह्मणों का सम्मान करना है, बड़े लोगों का सम्मान करना है, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, नौकर हैं, इन सबका सम्मान करना है, हमें नॉन वायलेंस नहीं करना है। ठीक है, मतलब नॉन वायलेंस सॉरी करना है, नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि आपको एक तरीके से हिंसा नहीं करनी है, तो अगर आप हिंसा नहीं करते हैं तो वो नॉन वायलेंस, अगर आप हिंसा करते हैं तो वो वायलेंस है, तो आपको नॉन वायलेंस को फॉलो करना है। तो ये सब बातें थी, और जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं कि अपने धर्म को सुपीरियर मानना है, ये अशोक के धर्म में नहीं था, और अशोक ने इन्हीं का प्रचार करने के लिए किसको चुना था? धम्म महामतों को चुना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो धम्म की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं है। खैर, अगला क्वेश्चन अगला है, व्हाट आर द गिल्ड्स ऑफ द मर्चेंट एंड द क्राफ्टमैन कॉल्ड, तो जो मर्चेंट्स थे और जो क्राफ्टमैन थे, इनका जो संघ था, बेसिकली जो ग्रुप था, उनको क्या कहा जाता था? जो ऑप्शन नंबर ए आप देखते हैं श्रेणीज, वो इनको कहते थे, यानी कि श्रेणी जो आपका है व्यापारियों और कारीगरों के संघों के ग्रुप को कहा जाता है, मतलब बेसिकली संघ का मतलब ही यहाँ पर क्या है? ग्रुप है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज जेम्स प्रिंसेप कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एपिग्राफी, तो हमें बताना है जो भारतीय शिलालेख विद्या है उसमें जेम्स प्रिंसेप का योगदान क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इन्होंने जो ये जो लिपि है, कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, इस ब्राह्मी लिपि का उन्होंने अर्थ निकाला था, और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इसके अर्थ निकलने से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, क्योंकि मोस्टली जो अशोक हैं, सम्राट अशोक, उनकी जो भी इंस्क्रिप्शन थे वो इसी भाषा में लिखे गए थे, और जब इसका हमने अर्थ निकाल लिया, ब्राह्मी लिपि का तोड़ निकाल लिया, तो जो भी इंस्क्रिप्शन थे उसको हम पढ़ पाए और समझ पाए कि उस समय क्या चल रहा था, है ना। तो ये हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप का योगदान। 1838 के आसपास में इन्होंने इसका जो अर्थ था वो ढूंढे निकाला था।
अगला है वेंचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल, यानी कि निम्न में से किन व्यापारियों का जो व्यापार था वो जोखिम भरा तो था लेकिन लाभकारी बहुत था। तो जो सी फेरर्स थे, बेसिकली समुद्री जो व्यापारी थे, उनका जो व्यापार था वो काफ़ी जोखिम भरा था। नॉर्मल सी बात है कि आप समुद्र में व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर चांसेस है ज़्यादा जान गंवाने के, क्योंकि कब तूफान वगैरह आ जाए। लेकिन वहाँ पर अगर आप जीत जाते हैं बेसिकली तो आपके पास बहुत सारा धन आ सकता है। तो यही जो सी फेरर्स थे उनका जो व्यापार था वो बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा था लेकिन साथ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी था। अगला है हु इशू द फर्स्ट कॉइन्स बेरिंग द नेम्स ऑफ द रूलर। तो शासक के नाम वाले पहले सिक्के किसने जारी किए, यानी कि शासकों के नाम जिन सिक्कों पर लिखे जाते थे वो इंडो ग्रीक जो रूलर थे उन्होंने सबसे पहले इनको जारी किया था। अगला क्वेश्चन है आपका अशोका इन मेंशन बाय विच टाइटल्स इन हिज इंस्क्रिप्शंस, यानी कि अशोक को उसके अभिलेखों में किन उपाधियों से पुकारा गया है। तो अशोक के जो भी इंस्क्रिप्शन है उसमें उनको देवाणी प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया। देवाणी प्रिय का मतलब होता है जो भी भगवान है उनका प्रिय, और प्रियदर्शी का मतलब मनोहर मुखाकृति वाला सुंदर सा राजा। तो प्रियदर्शी का मतलब ये होता है। एक और बात ध्यान रखें कि इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग भी आपसे पूछी जाती है, तो इसको आप याद रखें। प्रियदर्शी मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला, यानी कि बहुत ही बढ़िया शक्ल वाला एक अच्छा सा राजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन विच मटेरियल। तो जो भी शुरुआत के जो अभिलेख थे, इंस्क्रिप्शंस थे, वो पत्थरों पर लिखे जाते थे क्योंकि बाकी चीज़ों का उस टाइम निर्माण नहीं हुआ था। तो सबसे पहले जो अभिलेख लिखे गए वो किस पे लिखे गए भाई, पत्थरों पर लिखे गए। बाद में ताम्र पत्र पर लिखे गए, लोहे वगैरह पर लिखे गए, बट स्टार्टिंग वाले जो लिखे गए थे वो पत्थरों पर लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का काम कौन सा नहीं है, तो वो यज्ञ करते थे। सॉरी, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा एक कार्य है, तो यज्ञ करना और दान करना ही उनका कार्य था। वेदों का शिक्षण देना किसका कार्य था भाई, ब्राह्मणों का कार्य था। व्यापार करना भी इनका कार्य नहीं है, व्यापार तो व्यापारी करते जो तीसरे वाले में आते थे, और कृषि करना भी उसके नीचे वाले बंदों में था। तो यहाँ पर जो क्षत्रियों का कार्य है वो क्या था, यज्ञ करते थे और एक तरीके से दान, मतलब सॉरी यज्ञ करवाते थे किससे, ब्राह्मणों से, और ये दान देते थे। ठीक है, यज्ञ करना किसका काम है, ब्राह्मणों का, लेकिन यज्ञ करवाना बेसिकली ये किसका काम है, क्षत्रियों का काम है। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति में चांडालों के लिए निर्धारित कर्तव्य में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्यूटीज एज लेड डाउन इन द मनुस्मृति ऑफ फॉर दी चांडाल्स। तो चांडाल्स के बारे में हमने पढ़ा होगा, मनुस्मृति में उनके ही कर्तव्य लिखे गए हैं। तो अगर यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, दे वर सपोज टू वेयर ओल्ड क्लॉथ ऑफ द विलेजर्स और एंड द ऑर्नामेंट मेड फ्रॉम द शेल्स, ये वाला यहाँ पर गलत है क्योंकि वो गाँव वालों के पुराने कपड़े नहीं पहनते थे। मरे हुए लोगों के जो थे वो पुराने कपड़े वगैरह पहनते थे, शंख वगैरह ये सब वो नहीं पहनते थे, वो लोहे वगैरह के जो गहने थे वो पहना करते थे, और वो बाहर रहते थे, ये बात बिल्कुल सही है। और वो फेंके गए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, ये भी सही है। और जो आखिरी वाला लिखा है कि वो मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे, जिसमें जो ए, बी और डी आप देख रहे हैं ये उनके बारे में पूरा का पूरा कर्तव्य सही है, ये उनकी ड्यूटी थी। लेकिन जो ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हैं ये उनके बारे में गलत है। ओके, चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वर इवॉल्व बाय द ब्राह्मण्स टू एनफोर्स द नॉर्म्स ऑफ वर्ना ऑर्डर फ्रॉम दी ये जो 600 बिफोर क्राइस्ट एरा टू 600 क्राइस्ट एरा, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सी नीतियां या फिर रणनीतियां अपनाई थी। वर्ण व्यवस्था आपको पता ही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वाली जो व्यवस्था है इसको लोगों तक पहुंचाना बेसिकली, या फिर लोगों को इस बात को मनवाना कि भाई ये चीज़ सही है। उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए है ना, और इसी की वजह से भारत गर्त में गया बेसिकली। हालांकि इसके लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए थे। उन्होंने बोला कि भाई जो वर्ण व्यवस्था है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है, ये एक तरीके से दिव्य है, यानी कि भगवान ने बनाई है, डिवाइन है, और आदमी जो है अपने जन्म से जाना जाएगा और उसी से उसकी स्थिति भी तय होगी, उसके कर्म से नहीं जाना जाएगा। हालांकि आज के टाइम पर ये सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला है, और राजा से ये लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोलते थे कि भाई आपको इसका ध्यान रखना है कि लोग इसको माने, अगर कोई इससे बाहर जाता है तो भाई आपको उसके ऊपर दंड लगाना है, उनको गांव से बाहर निकाल देना है। तो इन सब तीनों तरीकों से जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इन रणनीतियों को लोगों पर एक तरीके से डाला और लोगों को इसको मानना पड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी आप देखते हैं, ऑल ऑफ दीज, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समाज में लिंग भेद को लेकर कौन सा कथन सही है। तो प्राचीन समाज में यानी कि एकदम स्टार्टिंग में जो क्या कहते हैं इसको, लिंग भेद को लेकर के जो कथन सही है, इसमें समाज जो था आपका पितृवंशीय था, बिल्कुल इसमें सही बात है। और जो महिलाएं भूमि दान दे सकती थी, ये जो है आपका इसमें लिंग भेद तो नहीं हो रहा है, इसमें उनके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट आप देखते हैं कौन सा वाला, ये पुत्र वंश को आगे बढ़ाते थे। ये जो दोनों चीजें हैं, एक तो आपने समाज को पितृवंशीय मान लिया, यानी कि पैट्रिलिनी मान लिया भाई, कि जो
जो चलेगा वो पितृवंशिकता के जरिए चलेगा, और पुत्र वंश को आगे बढ़ाते थे, ऐसा भी माना गया। तो ये दो ऐसे हैं जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला और जो तीसरा है ये इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम सी पे करेक्ट करेंगे। बोथ फर्स्ट एंड द थर्ड आर करेक्ट। चलिए अगला है आपका, इन विच टाइप ऑफ मैरिज डज अ वुमन हैव सेवरल हस्बैंड। तो जो आपने द्रौपदी का नाम सुना होगा, द्रौपदी के बहुत सारे पति थे, बहुत सारे नहीं बेसिकली 5 पति थे, माफ कीजिए। तो इस प्रकार के विवाह को पॉलीएंड्री कहा जाता है। क्या कहता है? पॉलीएंड्री। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य एशिया से आए शक को ब्राह्मणों द्वारा क्या कहा जाता था। तो जो भी शक थे वो केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, वर रिगार्डेड बाय द ब्राह्मण एज दी मलेच। क्या कहते हैं भाई उनको? मलेच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गोत्र अंडर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस फ्रॉम 1000 बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से ब्राह्मण परंपरा में गोत्र को लेकर कौन सा कथन सही है। तो गोत्र को लेकर के ब्राह्मणों ने जो भी नियम बनाए थे वो यही बताया था कि महिलाओं को शादी के बाद अपने पिता का गोत्र छोड़ना पड़ता है, उसको अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता है, ठीक है, और सेम गोत्र वालों का आपस में विवाह नहीं होता है। तो ये तीनों बातें हैं वो एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे हम जाएंगे, और ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी आर करेक्ट। चलिए अगला है, ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द महाभारत वाज कंपोज्ड बाय। तो जो भी महाभारत की मूल कथा है वो किसने रची भाई? इन चारों में तो सूत ने रची, वैसे वेद व्यास ने रची थी, वेद व्यास ने बोला था और गणेश ने लिखा था बेसिकली। और यहाँ पर क्या है कि जो महाभारत की मूल कथा है ना, तो मूल कथा का मतलब यहाँ पे ये समझना कि ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, सूत था। तो वो सूत थे क्योंकि जो सूत थे वही क्षत्रियों के साथ रहा करते थे, उनके साथ युद्ध वगैरह पर जाते थे। तो उन्होंने ही जो चीजें लिखी उसी के आधार पर ब्राह्मण की रचना करी गई थी। तो जो सूतास थे उन्होंने ही बेसिकली एक तरीके से महाभारत को एक तरीके से कंपोज्ड किया था। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन अगर आता है 1 मार्क में, अगर ऑप्शन नहीं है तो इस तरीके से आंसर लिखे जैसे मैंने अभी आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, What was the object of the team of the वी.एस. सुथांकर। तो वी.एस. सुथांकर की टीम का उद्देश्य क्या था? तो उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि जो भी महाभारत है उस महाभारत का बेसिकली उनको एक क्रिटिकल एडिशन जो था वो तैयार करना था ताकि उसको बढ़िया तरीके से समझा जा सके, ठीक है। तो यही जो उनकी टीम थी उन्होंने इसका काम किया। वी.एस. सुथांकर यानी कि वी.एस. सुथांकर की टीम का काम था भाई महाभारत का विश्लेषणात्मक संस्करण तैयार करना, यानी कि प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ दी महाभारत। चलिए अगला क्या है, एक्सप्लेन 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पैट्रिलिनी एंड द मैट्रिलिनी। तो पितृवंशिकता और मातृवंश में हमें अंतर बताना है। तो देखिए पितृवंशिकता जो आपकी होती है वो डिसेंट ट्रेस फ्रॉम द फादर, यानी कि जो वंश परंपरा है वो पिता से चलती है बेसिकली, और जो मैट्रिलिनी है वो माता से चलती है, ठीक है। जैसे कि अभी तो जितनी भी चलती है बेसिकली वो पिता द्वारा ही चलती है, यानी कि वो पैट्रिलिनी कहलाती है। और अगर माता द्वारा वंश परंपरा चल रही है तो वो क्या कहलाएगी आपका भाई? मैट्रिलिनी कहलाएगी। अगला है, हु रिबिल्ड सुदर्शन लेक, यानी कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो था वो किसने कराया था? तो जो रुद्र दमन थे उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया था। और इस क्वेश्चन तक अगर आप पहुंच चुके हैं और मेरी बात आपको भी सुनाई दे रही है तो आप मुझे बताइए कि उसका रियल में निर्माण पहले किसने कराया था, क्योंकि इसका ये पुनर्निर्माण है ना। तो शुरुआत में जिसने बनाया था, सबसे पहले जिसने बनाया था, अगर आपको पता है तो आप मुझे कॉमेंट में लिख सकते हैं और उसके बदले आपको एक लाइक मिलेगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ मैरिज। इस विवाह पद्धति की पहचान करें, यानी कि इन दिस मैरिज अ वुमन हैज सेवरल हस्बैंड, द्रौपदी फॉलो दिस सिस्टम। तो जो द्रौपदी ने जिस सिस्टम को अपनाया था जिसमें उसके क्या कहते हैं 5 पति थे बेसिकली, तो इस विवाह को क्या कहते हैं? तो ये कहता है भाई पॉलीएंड्री, यानी कि एक महिला के अनेक पति। और जो द्रौपदी थी उनके कितने पति थे भाई? 5, ठीक है। तो पॉलीएंड्री का मतलब होता है जब आपके पति ज़्यादा हों उसको हम पॉलीएंड्री कहते हैं। ओके चलिए अगला है, वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, यानी कि जो बुद्ध ने ज्ञान की जो प्राप्ति थी वो कहाँ करी थी? तो वो करी थी भाई बोध गया में। अगला है, बुद्ध जो थे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गण टू विच बुद्धा बिलोंग। तो वो जो थे वो शाक्य के थे, यानी कि शाक्य गण से संबंधित था, उनका संबंध था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 बास्केट। तो 3 बास्केट का मतलब होता है 3 पिटक। बेसिकली 3 पिटक जो आपका है वो बुद्ध से जुड़ा हुआ है। 3 पिटक में अभिधम पिटक, विनय पिटक और एक और कौन सा था? सुत पिटक। ये तीनों अलग अलग रचनाएं हैं जिसमें अलग अलग बारे में लिखा गया है, यानी कि एक में दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा है, एक में नियम के बारे में लिखा हुआ है और एक में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो बास्केट हैं वो बुद्ध से ही जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, द संघ वॉज एन एसोसिएशन ऑफ हुम। तो संघ जो आपका है वो किसका संगठन था? तो भिक्षु थे, उनका ही एक संगठन जो था आपका वो क्या कहलाता था? संघ कहलाता था, ठीक है। चलिए अगला है, अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड
portion of the Buddha's relics to every important town and order the construction of the stupas over them। तो आप सभी को पता है कि अशोक ने क्या किया था कि बुद्ध के अवशेषों को लेकर के अलग अलग नगरों में पहुंचाया और बाद में इन्हीं के ऊपर क्या बनाया था, स्तूपों को बनवाया था। और ये बात किस बौद्ध ग्रंथ में लिखी गई है ये पूछा गया है। तो ये जो बौद्ध ग्रंथ आप देखते हैं अशोकावदान, इस बारे में इसी किताब में लिखा गया है कि अशोकावदान में ही ये बात लिखी गई है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग नगरों में पहुंचाया और उनको जमीन में गाड़ा गया बेसिकली, और उसके ऊपर ही स्तूपों का निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट सिंबलाइज। तो यानी कि एम्प्टी सीट का जो मतलब है वो बताना है। तो एम्प्टी सीट का मतलब होता है मेडिटेशन ऑफ द बुद्ध, यानी कि बुद्ध का ध्यान। इस शब्द का अर्थ है खाली आसन या फिर एम्प्टी सीट भी आप एम्प्टी नॉट एम्प्टी, एम्प्टी सीट कहा जाता है इसको। इसका मतलब होता है मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन द जैनिज्म। तो जैनिज्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है वो हमें बताना है। तो जैनिज्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार यही है, और ये विचार मैं भी मानता हूँ कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है आपका वो एनिमेटेड है, यानी कि चेतन है। चेतन का मतलब हर एक चीज में जीवन है, यानी कि आसपास आप जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, आपका मोबाइल फोन, पत्थर, जमीन और दीवारें, जो भी चीज़ है वो पूरा का पूरा क्या है आपका चेतन है, यानी कि एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, यानी कि पूरा जो संसार है वो चेतन है। ये जैन धर्म का सबसे क्या है महत्वपूर्ण विचार बताया जाता है, और इसीलिए हमें हर एक चीज़ का सम्मान करना चाहिए, किसी को भी तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। खैर अगला क्वेश्चन है, विच प्रोवाइड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची स्तूपा, यानी कि सांची स्तूप के संरक्षण के लिए किसने धन प्रदान किया था। तो इसमें आपने पढ़ा होगा भोपाल की बेगमें थी, शाहजहां बेगम का आपने नाम सुना होगा, तो वही थी। ऑप्शन नंबर बी, बेगम्स ऑफ भोपाल प्रोवाइड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची स्तूपा। उनको बचाने में काफ़ी इनका योगदान माना जाता है, और इनकी फ़ोटो भी आपने देखी होगी, पहले या दूसरे पेज पे बना रखा है भोपाल की बेगमों का। इन्होंने ही वहाँ के जो स्तूप थे सांची के उनको संरक्षण प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर इन द स्तूपा कॉल। तो अगर आपने स्तूपा का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें एक बालकनी टाइप दिखता है, छज्जे टाइप का दिखता है, तो उसको हर्मिका बोलते हैं। हर्मिक लिखा हुआ है यहाँ पर, हर्मिका भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अंड आपको पता ही होगा पूरा का पूरा वो जो वैसा है गोल टाइप का जो हिस्सा का वो है। यष्टि भी है, छतरी भी है, छतरी सबसे ऊपर जो दिखाई देती है। एक और बात, इस क्वेश्चन में ये जो स्तूपा वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया ये आप कर लेना, ये आता है स्ट्रक्चर कभी कभी, इसके बारे में पूरा का पूरा जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। हालांकि जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन होगा, तो उस टाइम मैं बताऊंगा कैसे इसको बनाया जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लाइवली डिस्कशन एंड डिबेट्स इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित चर्चाओं और वाद विवादों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर जो 4 लिखे गए हैं, पहला तो बिल्कुल सही लिखा है कि उनके लिए जो वाद विवाद होते थे वो कुटागर शाला में होते थे, ये बिल्कुल सही है। जो भी वहाँ के शिक्षक थे उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे, यानी कि जो भी वेद हैं उसमें अगर कुछ बातें गलत हैं तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। और तीसरा ये था कि जो भी व्यक्ति जीतता था उसको एक तरीके से जो भी फॉलोअर्स थे वो उसकी तरफ चले जाते थे। ये जो 3 बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो अगली बात है इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं कि जो राजा थे वो एक दूसरे को अपने दर्शन से सहमत करने का प्रयास करते थे। तो इसमें राजा का कोई योगदान वगैरह नहीं है। दर्शन का मतलब बेसिकली यही है कि कोई फिलॉसफी है और उसको आप सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बारे में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। बाकी इन 3 बातों का उल्लेख वहां पर देखा जाता है, क्योंकि राजा का वहां पर कोई वही नहीं था, इसीलिए। चलिए अगला है, वेयर इज सांची स्तूपा सिचुएटेड। तो सांची जो स्तूप है आपका वो एक गांव का नाम है कानखेड़ा, बेसिकली भोपाल में। भोपाल कहाँ है भाई आपका? मध्य प्रदेश में। वहां पर स्तूप जो आपका ये स्तूप अभी भी देखने को मिल सकता है आप जाएंगे तो। अगला है, डैश इज बायोग्राफी ऑफ सेंट और द रिलीजियस लीडर। तो जब सेंट या फिर संत जो होते हैं या फिर जो धार्मिक नेता होते हैं उनकी जो बायोग्राफी जब लिखी जाती है, उनकी जब जीवनी लिखी जाती है तो उसको हैगियोग्राफी कहा जाता है। अगला है, डैश वॉज प्रिसीडेड बाय अदर टीचर्स और तीर्थकर। तो कौन थे जिन्होंने, मतलब बेसिकली 24वें तीर्थकर कौन थे ये पूछा गया है। तो महावीर थे, और इससे मतलब कि वो 24वें थे, और इससे पहले टोटल कितने तीर्थकर हो चुके हैं? 23 तीर्थकर हो चुके हैं। 24वें थे और आखिरी थे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, विच पोर्टुगीज राइटर प्रोवाइड अ डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन द साउथ इंडिया। यानी कि किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिणी भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत वर्णन किया, ये पूछा गया। तो कौन सा था वो पुर्तगाली लेखक जिसने दक्षिण भारत में का जो आप हिस्सा देखते हैं वहाँ पर जो व्यापार है और वहाँ का जो समाज है उस समाज के बारे में लिखा, वहाँ के व्यापार के बारे में लिखा। तो दुअर्ते बरबोसा जो थे वो एक पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उन्होंने लेख लिखे।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द बैरियर्स डिस्कस्ड बाय अल बिरूनी। तो निम्न में से कौन सा बाधा अल बिरूनी द्वारा वर्णित नहीं थी, ये पूछा गया है। तो स्लेवरी और ईस्टर्न सोसाइटी के बारे में बेसिकली उन्होंने इसके बारे में नहीं लिखा, बाकी भाषा, धार्मिक भिन्नताएं, स्थानीय लोगों की अज्ञानता, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा था। और जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताना है हमें निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कोकोनट्स नट्स इब्न बतूता मैंस हेड बिल्कुल सही है। पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन बर्नियर ने लिखा, ये भी सही है। स्लेवरी इन इंडिया इब्न बतूता ने लिखा, वो भी बिल्कुल सही है। इंपेरियल कारखाना जो आपका है अब्दुल रज़ाक, ये इसके अंदर गलत पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। हु रॉट किताब उल हिंद, तो किताब उल हिंद जो था वो अल बिरूनी ने लिखा था। अल बिरूनी का बहुत बड़ा नाम है वैसे, आप भी अल बिरूनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किताब उल हिंद का किसने लिखा था भाई, किताब उल हिंद किसने लिखी, तो अल बिरूनी। और ये क्या है, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है सॉरी, मुझे लगा किताब का नाम है और उसका नाम है। खैर तो यहाँ पर अल बिरूनी इसका सही आंसर है। किताब उल हिंद जो थी वो अल बिरूनी ने लिखी थी। अगला, व्हाट सब्जेक्ट डिड ट्रैवलर्स राइट अबाउट, तो जो भी किन किन विषयों पर जो भी यात्री वगैरह थे, जो ट्रैवलर्स थे, वो लिखा करते थे। तो वो क्या लिखते थे भाई, दरबारी मामले लिखते थे, जो भी राजा वगैरह के समय में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जिन चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है, धार्मिक मुद्दे हैं, उनको बारे में लिखते थे। जो भी आर्किटेक्चर वगैरह है, मतलब कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, महल कैसे वगैरह बन रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर जो भी थे यात्री वगैरह, जो ट्रैवलर्स थे, वो लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब विजयनगर इन द 15th सेंचुरी। तो विजयनगर एम्पायर जो कि 7वां चैप्टर है आपका, उस विजयनगर के बारे में किस ने लिखा, तो अब्दुल रज़ाक वहां पर गया था और उसने ही वहां पर वो जो आपने वो देखा होगा ना, क्या कहते हैं उसको, किलेबंदी, बेसिकली उसको देख करके वो चकित रह गया था भाई। और उसी ने ही 15वीं शताब्दी में विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा था। अगला क्वेश्चन है विच ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में फ्रांसवा वर्नियर जो थे वो भारत आया था और उसने भी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। अगला क्वेश्चन है रिहला किसने लिखी, रिहला जो किताब है, रिहला जो किताब है आपका वो इब्न बतूता ने लिखी थी। किसने, इब्न बतूता। अगला, हु ट्रांसलेट पतंजलिज वर्क इनटू अरेबिक। आई थिंक यहाँ पर पतंजलि और मैंने पाणिनि कर दिया है। पाणिनि जो आपका है, पाणिनि का कार्य जो है अरबी में अनुवाद किसने किया, पाणिनि जो है इसने अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्टाध्यायी एक किताब है, तो इसका आप ध्यान रखें कि अष्टाध्यायी के जो लेखक थे वो कौन थे भाई, पाणिनि थे, ठीक है। और पाणिनि के जो भी किताबें वगैरह हैं उसका अरबी में जो जिसने उल्लेख किया बेसिकली, फिर जो ट्रांसलेट किया वो थे भाई अल बिरूनी। यानी कि पाणिनि की अलग अलग किताबें हैं, उन किताबों का जो एक तरीके से ट्रांसलेशन इनटू अरेबिक है वो किसने किया था भाई, अल बिरूनी ने किया था। अगला, वेयर डिड अल बिरूनी डेवलप इंटरेस्ट इन इंडिया। तो गजनी में जब होता तभी उसके मन में ये रुचि आई थी भाई कि आई थिंक आई हैव टू गो इंडिया वगैरह, और वो इंडिया आया था। खैर अगला क्वेश्चन, करेक्ट पेयर, तो किताब उल हिंद अल बिरूनी ये इसका सही है। रिहला फ्रांसवा बर्नियर गलत है। ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर लिखी थी भाई फ्रांसवा बर्नियर ने, इब्न बतूता ने रिहला लिखी थी और अप डाउन हो गया, और इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम सही बताएंगे। किताब उल हिंद जो है किसने लिखी थी, अल बिरूनी ने। अगला, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो अल बिरूनी 11th सेंचुरी उज्बेकिस्तान बिल्कुल सही। इब्न बतूता 14th सेंचुरी मोरक्को से आया था, बिल्कुल सही। अब्दुल रज़ाक हेरात से आया था 15th सेंचुरी में, बिल्कुल सही है। जो फ्रांसवा बर्नियर था पोर्टुगल, गलत है क्योंकि ये पोर्टुगल का नहीं था, ये आपका जो था वो फ्रांस से था। तो फ्रांसवा से याद रखें, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से ही आपको याद रहेगा। तो फ्रांसवा बर्नियर जो था आपका वो फ्रांस से था, यहाँ पे पोर्टुगल लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोर्टुगीज राइटर ऑन साउथ इंडिया ट्रेड एंड सोसाइटी, यानी कि दक्षिण भारत में व्यापार और समाज पर लिखने वाला पुर्तगाली लेखक कौन था। तो वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में किसने लिखा था भाई, डुआर्टे बरबोसा ने। अगला है, डैश इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो कहते हैं उसको डैश मापन का विज्ञान है, यानी कि मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ द मेजरमेंट कहा जाता है। मतलब यहाँ पर मेट्रोलॉजी आपका है वो मेजरमेंट का बेसिकली विज्ञान है। चलिए छठा चैप्टर आ गया आपका, जिसमें है क्वेश्चन शरीयत। शरीयत क्या है, तो शरीयत जो आपका है वो बेसिकली मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून है कि लॉज गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। तो आपने सुना भी होगा बहुत सारे जो देश हैं वो शरिया कानून को मानते हैं, ठीक है। और शरिया कानून को मानना ना मानना भी एक अलग अलग हिस्सा है। शरिया को मानने वाले वो कहलाए थे बेशरिया, जो शरिया को नहीं मानते थे वो बाशरिया कहलाए, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें। अगला है हु इज़ उलेमा, या फिर उलेमा कौन है। तो उलेमा जो है वो जो इस्लामी जो है उसमें इस्लामी जगत या फिर मान लीजिए इस्लामी धर्म के जो भी बहुत बड़े स्कॉलर्स थे बेसिकली उन्हीं को कहा गया था, यानी कि स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज कॉल्ड उलेमा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
व्हाट आर द डिवोटी ऑफ द विष्णु कॉल, तो विष्णु कॉल यानी कि विष्णु भक्तों को क्या कहा जाता है, तो अलवार उनको कहा जाता है। नैनार बेसिकली कौन होते हैं, शिव भक्त होते हैं। लिंगायत भी शिव से जुड़ा हुआ है। चिश्ती समुदाय जो आपका इस्लाम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो विष्णु भक्त का पूछा गया था, तो विष्णु भक्त क्या हो जाएगा भाई, अलवार। अगला है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट दी कराईकल अमैयार, तो कराईकल अमैयार जो थी वो शिव की भक्ति, उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या करी थी और इन्होंने पुत्र सत्ता को चुनौती दी थी। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। और ये जो जिसमें लिखा हुआ कि अलवार परंपराओं में संरक्षित, ये गलत है। इनका जो संबंध है वो किससे है भाई, नयनार से है। ओके, चलिए अगला है जंगम या घुमक्कड़ भिक्षु किस समुदाय से थे, जो लिंगायत जो समुदाय आप देखते हैं उसी के जो मॉन्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से घुमक्कड़ भिक्षु थे। वो मतलब इधर उधर घूमते थे और वहाँ पर लोगों को एक तरीके से चर्चा वगैरह करना, ये सब चलता रहता था। अगला है विच जनरल टर्म वॉज यूज फॉर द माइग्रेंट कम्युनिटी, यानी कि प्रवासी समुदायों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर जो वर्ड आप देख रहे हैं डी ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, मलेच्छ जो आपका है वो प्रवासी समुदायों के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगला है लिटरल मीनिंग ऑफ दिस सिलसिला, यानी कि सिलसिला शब्द का अर्थ बताएं। सिलसिला नॉर्मल सी बात है, सिलसिला का मतलब है एक श्रृंखला, अ चेन। मतलब इसमें क्या था कि जो भी सूफी संत थे वो आपस में जुड़े रहते थे, अपने आप को जो क्या है अल्लाह हैं उनसे जोड़ करके बता देते, उसी लिए उनका वहाँ पर वर्ड होता था कौन सा वाला, सिलसिला यानी कि चेन। तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जो आपका वो क्या है, आपका शिष्य बोल रहा हूँ, चेन बोल रहा हूँ मैं। ओके, अगला है विच प्रैक्टिस इन चिश्ती खानका शो लोकल एसिमिलेशन, यानी कि चिश्ती खानका में किन प्रथाओं से स्थानीय परंपराओं का समावेश दिखता है। तो शेख को झुकना, बोइंग बिफोर शेख बिल्कुल सही है। और ऑफरिंग वाटर्स, आगंतुकों को पानी देना, ये भी सही है। और शेविंग हैंड, ये भी सही है आपका, हेड सॉरी नॉट हैंड। और योगाभ्यास, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें चारों ही सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव हम इसमें जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन थे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पर चारों बातें सही हैं चिश्ती खानकान की प्रथाओं के बारे में। अगला है हु कंपोज द प्रेम आख्यान पद्मावत, तो जो पद्मावत की जो कहानी है बेसिकली, जो कि एक लव स्टोरी है बेसिकली, इसके बारे में किसने लिखा, प्रेम आख्यान है ये। तो ये मलिक मोहम्मद जो जायसी थे, बहुत बड़े लेखक, इन्होंने इसके बारे में लिखा। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट दी सेंट कबीर, तो संत कबीर के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इन्होंने वेदांत शब्दों का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने ईश्वर को अल्लाह, खुदा, हजरत कह के पुकारा था, ये भी सही है। और आदि ग्रंथ में इनकी रचनाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला जो इसमें है मेंशन रामानंद एज अ टीचर, तो रामानंद को गुरु कहा, ऐसा इन्होंने कहीं लिखा नहीं है। समझ आ रहा है कहने का मतलब, देखिए संत कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन इसका कहीं पर क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है, इनकी किताबों में उल्लेख नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो रॉन्ग होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन केवल पूछ लिया कि कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे, तो रामानंद आप लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं में या फिर किसी रचना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि जो रामानंद थे बेसिकली उनके वो टीचर थे, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो कथन गलत है। अगला है हु लीड द रिलीजियस मूवमेंट इन कर्नाटका, तो कर्नाटका में धार्मिक आंदोलन का जो नेतृत्व था वो बासवन्ना ने ही किया था। और इसके बाद ही वो लिंगायत जो थे वो आगे बढ़े थे, और वो जो बासवन्ना था वो आपका एक ब्राह्मण था। अगला टू विमन पोइट सेंट ऑफ द तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की दो महिलाएं संत कवित्री कौन थी, अंडाल और कराईकल। विष्णु भक्त और शिव भक्त मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ये दो महिलाएं संत कवित्री थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ही प्रसिद्ध हुई, ठीक है। खैर इसमें हम क्या करते हैं, ये मैंने फर्स्ट बुक आपकी कवर कर दी, फर्स्ट बुक नहीं सॉरी 6 चैप्टर जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको, है ना। दिखा देता हूँ कौन से 6 चैप्टर थे आपके। ये वाले 6 चैप्टर, ब्रिक्स, बिट्स एंड बोन्स और किंग्स, किंगशिप, थिंकर्स थ्रू और ये भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इसको हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में मैं काम करता हूँ, इतने ही रहने देता हूँ। अब अगली वीडियो में क्या होगा आपका भाई, कि जो ये वाले चैप्टर्स हैं आपके, जो पार्ट 2 है वो आप चैनल पर आकर के देख सकते हैं। और एक और बात, इस सीरीज से आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस सीरीज में एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा आपको। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो भाई आप कमेंट लिखिए, आपको उसका जवाब भी मिलेगा, ठीक है। और नॉर्मल सी बात एक और बता दूं मैं, आप पिछली वीडियोस मेरी देख सकते हैं और उससे अपना पेपर मैच करिए। अगर आपको लगता है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, आप मेरे चैनल पे आप आपको नहीं बनना तो आप मत बनिए। बट मैं कह रहा हूँ कि आप चेक कर सकते हैं पहले, और चेक करने के बाद ही जुड़े, और आपको फ़ायदा मिलेगा। हिस्ट्री के पेपर में मिलेगा, बाकी पेपर में भी मिला, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू का जो सेकेंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको कहाँ गए वो चैप्टर्स, सॉरी कहाँ गया, अच्छा इधर आएगा ना। तो जो ये वाले चैप्टर्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू, टाटा। कोई भी डाउट है कमेंट लिखिए, और मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो तक के लिए, गुड बाय।